हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के हिंदी के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और प्रकरण है बीज कविता। आपका ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 15 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, तो आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 7 विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है बीज कविता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवधि मेंशन करेंगे। अवधि या 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, बीज कविता नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपट कार्य पर प्रकरण लिखने के बाद बीज कविता लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पे आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कविता के शब्दों का उच्चारण करना सीखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को बीज के बारे में सामान्य जानकारी देना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्र बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं संघर्ष को समझने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बीज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, गर्दन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, इसको छात्र बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है छात्र कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानकर उनसे नए वाक्य बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। ठीक है। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बीज कविता पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। ठीक है। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, श्यामपट, किताब, चौक, डस्टर। ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट पेपर पर सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय चार्ट पेपर में लिख कर बच्चों को दिखा सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को बीज के बारे में सामान्य जानकारी होगी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप उन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलता है। ठीक है। मतलब कि छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे उस उत्तर को लेकर छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे, उसके बाद छात्राध्यापक प्रश्न करते हैं। देखिए, अभी कौन सा मौसम चल रहा है तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। देखिए, उत्तर देते हैं गर्मी मौसम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गर्मी आया, इस गर्मी को लेकर ही छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक पूछते हैं गर्मी में कौन कौन सा फल मिलता है।
तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं तरबूज और आम। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, फल जब काटते हैं तो फल के अंदर से क्या क्या मिलता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे बीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा प्रकरण क्या था, बीज कविता, तो यहाँ पे देखिए बीज आया। प्रकरण निकालने के बाद छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग बीज कविता के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण पाठ में हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण पाठ का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे। उसका आता है छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्लासरूम में शिक्षक क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारे छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा कलम पर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कलम पर लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु पर सबसे पहले बीज कविता के कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवि का जीवन परिचय और इनका जो जीवन परिचय है छात्राध्यापक जो इनके बारे में बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अलगोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रूपाम नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन हो गया। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं देखिए। प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण, किरण, बूढ़ा, चांद और कला। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर कवि का जो जीवन परिचय है उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कवि का जीवन परिचय हेडिंग देंगे, उसका लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण, किरण, बूढ़ा, चांद और कला। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 1977 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है आदर्श वचन। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है बीज कविता का वो सुनाएंगे। तो छात्र अध्यापक बीज कविता का पहला पंक्ति पढ़कर सुनाते हैं। तो देखिए मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, ओ खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। ठीक है, अब कविता को कविता के भाव से पढ़ाइए बच्चों को। कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी के भाव से, ये नहीं कि रीडिंग कर देना है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापक का वचन सुनेंगे एवं अनुकरण करेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पंक्ति पढ़ा रहे हैं उस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि कोदो, कोदो का अर्थ क्या है, सूक्ष्म प्रकार का अनाज। ठीक है, उसका अर्थ क्या है क्षुद्र, क्षुद्र का शाब्दिक अर्थ क्या है हीन। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण, अनुकरण यानी दोहराना ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि आ जाए। ठीक है, तो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर पुनः उस पंक्ति को लिखेंगे मिट्टी का ... क्षुद्र चीज। उसके बाद आता है व्याख्या। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक उस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को उस पंक्ति का अर्थ समझाएंगे। ठीक है, तो छात्र अध्यापक उस पंक्ति को समझाते हुए क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं मिट्टी की गहराई में एवं उसके गहन अंधकार में एक बीज बोया गया, परंतु वह उस गहन अंधकार में जाकर भी अपनी अस्मिता को बनाए रखता है। वह कोदो सरसों जैसे सूक्ष्म बीज अपने में
अनाज के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। मानवीय जीवन में भी ऐसा ही क्षमता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं श्यामपट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक जो पंक्ति पढ़ाए और उसका जो व्याख्या कर समझाए, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, मिट्टी की गहराई एवं उसके गहन अंधकार में क्या बोया गया है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे बीज बोया गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछते हैं, कौन कौन सी बीज विकसित होने की क्षमता रखता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं सरसों जैसे सूक्ष्म बीज। ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे, अनुकरण वचन तथा व्याख्या लिखेंगे। ठीक है। जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आज हमने बीज के बारे में पढ़ा। इस कविता में एक बीज को मिट्टी की गहराई में एवं उसके गहन अंधकार में बोया गया है। उस बीज से सरसों जैसे सूक्ष्म बीज अपने में अनाज के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। ये सारे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं और जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया, बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता के शीर्षक का नाम क्या है और दूसरा प्रश्न है बीज स्वयं क्या क्या विकसित करता है। ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और अभ्यास करने के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कविता को लिख कर लाएं। दूसरा प्रश्न है कौन कौन से बीज अपने अनाज के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।